हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो हमने कल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। एक इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था सबसे पहले पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने 16 क्वेश्चंस किए थे। तो हम 17th क्वेश्चन से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ना। 17 ये मीडियम लेवल क्वेश्चंस चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के। आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 50 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज हो जाए उसके लिए रखे हैं। इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल शेल है कोई, उसके सरफेस पे यहाँ पर निकाला तो वो था 50 वोल्ट। सपोज मैं यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पे निकाल लूँ तो वो कितना होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, जिस पॉइंट से निकालना है और जिस पॉइंट तक निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस होता है आर। फाइन। तो सरफेस पे हमें कितना दिया हुआ? 50 वोल्ट। के क्यू बाय आर। आर कितना दिया हुआ है? सरफेस पे है यानी कि रेडियस के इक्वल है, 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसे मीटर पे कन्वर्ट कर लो ये। तो के क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 5। अब पोटेंशियल एट 20 सेंटीमीटर कितना होगा? के क्यू बाय आर। के क्यू की वैल्यू ऊपर से निकाल लो 5, और आर कितना है? 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 यानी 25 वोल्ट। क्लियर? यहाँ से आपको पोटेंशियल के फॉर्मूला रिवाइज हो गया। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये क्वेश्चंस ही आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो इन्हीं की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन एचटेट में आ चुका है 2 बार, प्लस ये मैंने किसी और पेपर में भी देखा था कहीं, अभी मुझे पेपर ध्यान नहीं कौन सा है, मे बी आरोही के पेपर में देखा है इसे। और ये क्वेश्चन मैं जहाँ भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स देखे जितने भी, उनमें भी था, तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। तो इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसे चाहिए क्या? 2 माइक्रोफेरेड का तो क्या चाहिए? कैपेसिटेंस, और 1000 वोल्ट की पोटेंशियल। लेकिन हमारे पास वो सब था ही नहीं। हमारे पास पड़े हैं बस 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंस बहुत सारे, जिनका पोटेंशियल 350 वोल्ट है। तो हमें उससे ही कोई एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिससे हमें ये सब मिल जाए। तो हमें ये बताना है कि हमें कितने कैपेसिटेंस का सर्किट बनाना पड़ेगा कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये एक लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप लैब्स में कैसे यूज करते हो कैपेसिटेंस को। अब देखो, हमें पोटेंशियल कितना चाहिए? 1000 का। अब एक कैपेसिटर हमें 350 दे सकता है, तो 2 कैपेसिटेंस कितने देंगे अगर सीरीज में लगाएंगे? 700 वोल्ट। 700 से तो हमें तो 1000 चाहिए। 3 कैपेसिटेंस कितने देंगे? इसमें 350 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 0.5। इतना देंगे, यानी कि ये किससे ज़्यादा है? 1000, यानी 1000 तो देगा ही देगा। यानी कि हमें, अगर हम यहाँ पर सॉरी कहाँ चला गया? ये रहा। तो अगर हम यहाँ पर देखो 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएं तो हमें अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज तो मिल जाएगी, लेकिन तीनों को सीरीज में लगाने से इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सपोज ऐसे लगाए हैं ए बी में, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 1/3 माइक्रोफैरेड। लेकिन हमें कितना चाहिए? 2 माइक्रोफैरेड। तो अब क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बहुत, ये ए बी, मतलब ए बी से हमें वोल्टेज मिल गई, वोल्टेज सेट हो गई। अब पैरेलल में कितने भी ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? पैरेलल में ऐसे 3-3 के सीरीज के कैपेसिटर्स लगाते जाएंगे, बहुत सारी लाइंस लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कितनी लाइंस लगानी है। एक ए बी का कितना है? 1/3 माइक्रोफैरेड। टोटल कितना चाहिए? 2। तो ये क्या आ गया? एन सी ए बी। सी ए बी को ऐड करते जाओ, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड करते हैं ना कैपेसिटेंस। 1/3 को कितनी बार ऐड करूँ कि 2 आ जाए? 6 टाइम्स।
तो यानी कि ऐसी ऐसी हमें कितनी लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स चाहिए ऐसी सीरीज की। एक लाइन में कितने कैपेसिटर है, 3, यानी टोटल कैपेसिटर कितने हो गए, 18। यानी 18 कैपेसिटर से हम हमारा रिक्वायर्ड सर्किट बना सकते हैं। तो 18 इज द आंसर। ये फॉर्म, इसकी स्टेटमेंट चेंज होके बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट्स बहुत पूछते हैं, तो आपको हर एक फॉर्म में उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। इसमें पूछा है विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट नहीं है। इन्होंने SI CGS कुछ नहीं बोला, तो सब यूनिट्स हो सकती है। पहला वोल्ट, वोल्ट तो SI यूनिट है ही है। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, ये भी SI में है। नाउ जूल को CGS में क्या लिखते हैं, अर्ग, और कूलम को स्टैट कूलम, यानी कि ये जो यूनिट है ये CGS में है, यानी इसका आंसर आया नन ऑफ दिस। इसमें जो तीनों की तीनों यूनिट्स हैं वो तीनों ही यूनिट्स हमारी किसकी हैं, पोटेंशियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे हमने सेंटर में प्लेस किया स्फीयर के, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप +1 +2 क्लास को पढ़ाते हो ना, नॉर्मल रेगुलर टीच करते हो, तो ये क्वेश्चन आप उन्हें डेली पढ़ाते ही होंगे जब भी आप उन्हें पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में पढ़ाते हो। तो इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसे हमने सेंटर ऑफ द स्फीयर पे प्लेस किया है। एक स्फीयर के अंदर एक डायपोल रख दिया, सीधी सी बात है, -q + q। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट होगी उसके लिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड -q के लिए भी आएगा अलग, +q के लिए भी अलग आएगा, तो फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फील्ड रहेगा। दूसरा, फ्लक्स 0 हो जाएगा, यस फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। Q नेट मतलब जितना टोटल चार्ज है उसके अंदर, टोटल चार्ज कितना है, +q -q, यानी कि 0। टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे अंदर डालें तो फ्लक्स 0 होता है। उसके बाद नो सर्कल इज प्रेजेंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं ऐसा नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके आपको सर्कल्स मिल जाएंगे अंदर, नन ऑफ द अबव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 9 नैनोफैरड, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का क्या है, ER क्या है, 2.4, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 20 MV/m, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट, हमें एरिया ऑफ प्लेट्स निकालना है। सो C दिया हुआ है, ER दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, जो दिया होता है वो लिख लो पहले। उसके बाद निकालना क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फिर बताऊंगी ये क्यों निकाला, ε0 ERA/d। अब देखो यहाँ पर हमारे पास C भी है, ε0 भी गिवन है, ER भी गिवन है, A निकालना है, लेकिन D नहीं गिवन, तो D निकालना पड़ेगा ये फॉर्मूला पुट करने से पहले। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया E = V/d। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ना कहीं भी चलते फिरते किसी भी क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाता है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया हो ये वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, कहीं भी किसी भी सर्किट में कैसे भी, तो इसको रिमेंबर करो। यहाँ से D निकालेंगे, D = V/E, V दिया हुआ है 20, E दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 MV/m, इसको चेंज करो 20 × 10⁶ V/m, ये हमारा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, तो ये कितनी आ गई, यहाँ पुट कर दो 20 × 10⁶, D कितना आ गया 10⁻6 मीटर। तो हमने बोला है C का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वैसे C का फॉर्मूला होता है ε0 A/d, लेकिन ये एप्सिलॉन तब εr के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। ER, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, CD/ε0 εr, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। ε0 की वैल्यू तो आपको याद होगी ही, बिकॉज इट इज़ अ मस्ट वैल्यू टू रिमेंबर, इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं निकलेंगे आपके कोई भी कैपेसिटेंस का। 8.85 × 10⁻12, ER की वैल्यू 2.4, D निकाल लिया, C की वैल्यू दी हुई है 9 नैनोफैरड, यानी 9 × 10⁻9, सबको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। सॉल्व करके देखते रहना, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी कि बिकॉज क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले हैं। सो चाहे तो आप हाफ ऑफ करके देख लो। नाउ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 1 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस कितनी दी है? 1 माइक्रोफैरड दिया है। उसकी दो प्लेट्स हैं, दोनों पे चार्ज दिया है। पहले पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरी पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच में। अब अगर चार्ज होता सेम तो सीधा सा निकल जाता C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। यहाँ से भी निकल जाता, लेकिन ये क्यू अलग दी हुई है दोनों की, दोनों ही प्लेट्स की, तो हमें इसे थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन लगाया यहाँ पर। तो इसमें हमें सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? दोनों प्लेट्स पे फील्ड निकाल लो पहले। तो फील्ड निकालने के लिए आपने अगर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को पढ़ा है, वहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट की आती है जहां आप प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। उसका फॉर्मूला आता है E/2 एप्सिलॉन नॉट। E is equal to sigma by 2 epsilon naught। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं पढ़ने में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको रिवाइज होती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये आ गया क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 1 पे कितना फील्ड है? Q1 बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और E2 पे इतना। तो नेट फील्ड कितना हुआ? E2 माइनस E1। ये आ गया नेट फील्ड। हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी। वो E की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, D। अब देखो डी ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये किसका फॉर्मूला है अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा? तो ये फॉर्मूला है हमारे कैपेसिटेंस का, C का। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला होता था, ये पुट कर दो इसकी जगह। ये आ गया Q1। Q2 की वैल्यू क्या थी? 4। Q1 की थी क्या? 2 माइक्रोकूलम्स थी, इसलिए 10⁻⁶। C की वैल्यू क्या थी? 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 1 माइक्रोफैरड, 10⁻⁶। 2 एज इट इज, कट के क्या गया? 1। तो 1 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों बताती हूँ। देखो इसमें पूछा है कि कैपेसिटेंस जो है किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। पहली चीज देखो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये होता है, यानी एरिया ऑफ प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करती है। ये ऑप्शन भी कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। उसके बाद मटेरियल और कर्वेचर में हमें नहीं पता, हमने किसी फॉर्मूला में या कहीं नहीं पढ़ा कि किस पे डिपेंड नहीं करती। देखो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, प्लेट्स आप किसी भी मटेरियल की बनाओ उस पर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज कर्वेचर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में फर्क आ सकता है, इसलिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ मटेरियल ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के मटेरियल पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्लेट्स के बीच में कौन सा मटेरियल फिल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कैपेसिटेंस है जिसकी दो प्लेट्स हैं, एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, बीच में डिस्टेंस है D। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? हमने तो आज तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्योंकि A दोनों का सेम होता था प्लेट का। अब दोनों का अलग अलग दे दिया, तो क्या करें? जो छोटे वाला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D। जो छोटा है बस इतना ही कैपेसिटर के फॉर्म में काम आएगा ना, ये तो वेस्ट जाएगी, तो इसका कोई यूज़ नहीं। तो इतना एरिया काम आएगा, तो इतने ही में ही कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इसलिए दोनों प्लेट्स पे जब अलग चार्ज है उसके लिए भी क्वेश्चन बता दिया, दोनों प्लेट्स पे अलग एरिया है उसके लिए भी बता दिया आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस के देखो, कैपेसिटेंस के थोड़े ज़्यादा आते हैं इसमें, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल। जब इसके हार्ड वाले क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद ये मीडियम खत्म हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस तक, देन आई विल स्टार्ट सम हार्ड क्वेश्चंस जो डिफिकल्टी लेवल जिनका अप होगा, और उसमें और क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, वो थर्ड वीडियो में आ जाएगा उसका। ना इसमें बोला है कि 3 कैपेसिटेंस दिए हैं, C1 C2 C3। 3 कैपेसिटर दिए हैं जिनका C1 C2 C3 याद था, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। इनमें जो पोटेंशियल है V1 V2 V3 है, तीनों में कैपेसिटेंस में
रिलेशन दिया है, तो तीनों की पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। निकालते हैं। अब देखो C2 और जो C3 है दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी V2 इज इक्वल टू V3 होगा, पक्का होगा। अब किस किस में है ये, सिर्फ दो में है, एक इसमें एक इसमें। लेट्स चेक आउट दोनों में से सही कौन सा है। अब देखो फॉर्मूले में ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखो तो C2 की वैल्यू क्या दी है, C1/2। C3 की वैल्यू क्या दी है, C1/2। जो ये वाला सर्किट है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C1। दोनों को ऐड कर दोगे, यानी कि इसका कैपेसिटेंस भी C1, इसका कैपेसिटेंस भी C1, तो दोनों में जो वोल्टेज होगी वो भी सेम होगी, यानी V1। ठीक है, यानी कि इसकी वोल्टेज V1, इस सर्किट की वोल्टेज V1, यानी दोनों में सेम है तो V1 और V1, यानी तीनों में V1 होगी, तीनों की वोल्टेज सेम होगी, पोटेंशियल सेम होएगा, यानी कि फर्स्ट जो है इसका आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने वाले नहीं होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. The value of electric dipole moment is 10 raised to power minus 29 coulomb meter. What is the potential energy of the electric dipole? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो विच इज इक्वल टू U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, यानी P E cos थीटा। P की वैल्यू दी है 10 raised to power minus 9। P होता है डाइपोल मोमेंट और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी वैल्यूज पुट कर दो। cos 45 की क्या होती है 1/√2, उसका क्या होता है 0.7 होती है वैल्यू, तो यहाँ से आ गया ये 10 raised to power minus 27 माइनस 10 raised to power minus 27 जूल, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि 4 पॉइंट्स हैं ABCD, वो इस तरह से सेट किए गए हैं कि जो डाइपोल दिया हुआ है ना +Q -Q, उसके सेंटर से चारों सेम डिस्टेंस पे हैं। अब चारों की वजह से पोटेंशियल भी होगा, तो हमें यह बताना है कि उनके पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। पहली चीज जो बिल्कुल आप देख के नोट कर सकते हो, बिल्कुल फिगर से देख के नोट कर सकते हो, सॉल्व ना करो तब भी, D और B जो है -Q +Q से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑप्शंस निकालो तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। ऑप्शन जितने आप एलिमिनेट करके सॉल्व करोगे उतना आपका क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब निकालते हैं क्वेश्चन पूरा। मैं मान लेती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन +Q से A के बीच में डिस्टेंस कितना है y1, और इतना ही डिस्टेंस -Q से C के बीच में है y1। अब डिस्टेंस बिटवीन A एंड -Q कितना है y2, इतना ही C से +Q का है y2, मान लिया। तीसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन A एंड +Q, A से D से -Q, D से +Q सेम है, B से +Q, B से -Q सेम है, यानी ये R मान लेती हूँ एक। अब पोटेंशियल ऑफ VA क्या आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर करो, KQ/R। अब पोटेंशियल A का क्या आएगा, +Q की वजह से कितना है और -Q की वजह से कितना है, दोनों को ऐड करेंगे। अब +Q की वजह से कितना है, KQ/Y1, Y1 डिस्टेंस पे है, +Q की वजह से -Q की वजह से कितना है, -Q/Y2, ये इक्वेशन 1। पोटेंशियल ऑफ B कितना है, KQ/R, और -Q की वजह से -KQ/R, कितना आ गया 0, और यही पोटेंशियल D का भी है VD। C का कितना पोटेंशियल है, KQ/Y2 -KQ/Y1। देखो आप निकाल के देखो, प्लस वाले चार्ज से कितनी दूर पे आई है y2 पे, और माइनस वाले से y1 पे, हो गया ये। अब हमें पता है y2 इज ग्रेटर देन y1, ये हमें पता है, हमने लेट किया क्योंकि, तो इसका मतलब VA जो है निकाल लेंगे जब सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव आएगा।
और वी सी क्या आएगा नेगेटिव, और वी बी और वी डी क्या आया है 0, ठीक है, यानी वी ए सबसे बड़ा है, फिर उनसे छोटे 0 होगा वी बी और वी डी, और फिर उस सबसे छोटा वी सी। ये इक्वेशन देख लो आप कौन सी मैच कर रही है आपकी आंसर में, वो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन इजी है, इस टाइप का ग्राफिकल टाइप सा क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी लेवल पर आ सकता है ये, इसलिए इस तरह का एक दो क्वेश्चंस रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफेरेड, उसे हमने एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया, जो वोल्टेज दे रहा है 4 इंटू साइन 100πt। हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, वो होता है वी बाय डी। मैंने बोला है ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, हर जगह। अब यहाँ पर वी की जगह क्या दी है, ई एम एफ, यानी ई बाय डी, तो ये आ गया दिस। अगर हम इसको डेरिवेटिव करें इसका तो क्या आएगा, आई डी में पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट ए तो था, डी बाहर निकाल लिया इसका, डी बाई डी टी इसको अंदर ले लिया, 4 बाहर निकाल लिया, इसका हमने क्या किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना आ गया 4। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये बन गया हमारा सी का फॉर्मूला, 100π बाहर, डेरिवेटिव क्या आ गया cos 100πt। इसको सॉल्व करके आ गया ये हमारा साफ सुथरा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट कब होगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। चाहे कोई भी एंगल हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो इसको 1 पुट कर दो, तो ये क्या गया 4π10⁻³ एम्पियर। इसे मिली एम्पियर में चेंज कर दो तो कितना आ गया 4π मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज दिस। हमें उसका पोटेंशियल निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 10। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr² विच इज इक्वल टू सिग्मा। देखो एक साथ ना अपने दिमाग पे बर्डन मत लेना कि कितने क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे करना, खुद सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशंस देखना। पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर। देखो एक चीज जो गिवन है उसके फॉर्मूलाज निकाल लो, एक चीज जो निकालनी है उसका फॉर्मूला ले लो, दो चीजों के फॉर्मूला मिक्स कर लो, आपको मिल जाएगा इतनी। अब इसको मुझे सिग्मा में चेंज करना है, कैसे करूंगी, के की वैल्यू खोल दो 1/4πε0 क्यू बाय आर, आर से मल्टीप्लाई कर लो, आर से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी हैव क्यू आर बाय ε0 πr²। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है सिग्मा की वैल्यू, पुट कर दो सिग्मा आर बाय ε0। हमारे पास आ गया, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻²। ऑलवेज कन्वर्ट द सीजीएस इनटू एसआई यूनिट्स, उसके बिना आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे। ε0 इसकी वैल्यू बोला है याद रखने के लिए 8.85 × 10⁻12, तो ये कितना आ गया 10⁻3 वोल्ट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप DSSB के लिए देख रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ इस तरह की डायमेंशंस बहुत पूछते हैं, वोल्टेज की, पोटेंशियल की, कैपेसिटेंस की, रेजिस्टेंस की, ऐसी। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होंगी, कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको ऑन द स्पॉट डायमेंशन निकालनी आती हो। 2-4 डायमेंशन याद कर लो मेन, बाकी सब निकल जाएंगी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाय वी। क्यू क्या होता है IT, और वी क्या होता है वर्क डन बाय क्यू। तो क्यू क्या होएगा IT का स्क्वायर और वर्क डन। आई क्या होएगा एम्पियर, टी का T⁻², और वर्क डन का क्या होता है जो एनर्जी का होता है m1L2T-2। ये याद रखने की बात है। इसको सॉल्व करोगे तो C आ जाएगा आपका। कैपेसिटेंस की ये होती है आपकी।
सॉरी। तो कैपेसिटेंस, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन सब की आप इनसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से हो गया आपका आंसर ये। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस जो अप लेवल के हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के, थोड़े और इससे डिफ़िकल्टी चली जाएगी, वो क्वेश्चंस मैं करवाऊँ, कल वीडियो आएगी उसकी। मतलब देखो, इट टुक टाइम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे निकालने पड़ते हैं, ढूंढने भी पड़ते हैं, 3-4 बुक्स भी कंसल्ट करनी पड़ती हैं। तो सीरीज़ बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग आराम से देखो, प्लस साइड बाय साइड यूनिट प्रिपेयर कर लो अपनी। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके बाद साथ साथ आप एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लो, क्योंकि जब पेपर आएगा तब आपको टाइम नहीं लगेगा। अभी सॉल्व कर लो उन्हें, कॉन्सेप्ट समझ लो उनके क्या थे क्या नहीं थे। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, मैंने सारे के सारे पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, और जो 1-2 पेपर रह गया है वो मैं भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।